नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम और सभी को जय हिंद जय भारत। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी जो तैयारी है उसको करने का आपने मन बना लिया होगा। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को करने की ठान लेते हैं तभी उसके लिए कार्य करते हैं, और कार्य करने पर जब आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो लक्ष्य है वो आपको प्राप्त होता है। तो जल्दी से सभी दोस्त क्लास के साथ जुट जाएंगे। क्लास आपकी शुरू हो चुकी है भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी आपकी ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी तो इसीलिए मैं अपनी क्लास को लाइव नहीं कर रही थी। अब मैम की जो क्लास है वो ऑफ हो चुकी है और अभी आप लोग सभी बच्चे जो हैं बायोलॉजी के सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। हमारे साथ अनिल आ चुके हैं, गुलशन हैं, अभिषेक हैं, लवली हैं, अंकित आ चुके हैं, विनीत आ चुके हैं और मयंक भी जुड़ चुके हैं, कीर्ति हैं, राजपाल हैं। तो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं सभी बच्चों के कमेंट्स विजिबल कर पा रही हूँ। तो सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ RWA रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, जहां आप लोग साइंस के फाउंडेशन का तीसरा जो डेमो है उसको ले रहे हो। ओवरऑल हमारा फाउंडेशन बैच भी आप लोग जानते हो कि रेलवे की एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी करते हो तो उसके लिए RWA का फाउंडेशन बैच आ चुका है बेटा, यानी रेल फाउंडेशन बैच आ चुका है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कि रेल फाउंडेशन बैच का आज तीसरा डेमो है और हमारी जो बायोलॉजी की क्लास है इसका भी आज तीसरा डेमो है। तो मैम आज तीसरा डेमो है तो क्या आज हम लोगों को बैच खरीद लेना चाहिए? तो मैं कहूँगी बिल्कुल बेटा, क्योंकि आज आपके पास अंतिम मौका है इस बैच को कम प्राइजेस के साथ खरीदने का। बैच खरीदने को तो आप कल भी खरीद सकते हो, परसों भी खरीद सकते हो, आने वाले दिनों में खरीद सकते हो, बट वहां आप लोगों को ये 20% की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 20% छूट के साथ जो आपको आज बैच मिल रहा है ये लास्ट है। ठीक है, तो एक बार याद दिला देना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए आज अगर आप इस बैच को रात 12 बजे तक खरीदते हैं तो ये ऑफर वैलिड रहेगा। ये कूपन कोड आप लोग लगाते हो कैपिटल लेटर में रेल20, ये वैलिड रहेगा। उसके बाद ये बैच आपको फुल प्राइजेस में मिलेगा। ठीक है, तो बहुत फायदे की बात आपके लिए रही। मैम कैसे खरीदना है एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले आपको रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। पेड क्लासेस पर जाओगे, बाय नाउ के ऑप्शन पर जाओगे, अप्लाई कूपन कोड डालोगे और इस बैच को आप खरीद पाओगे 20% ऑफ के साथ। आगे बात करें टाइम टेबल की, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर लिया होगा। जो भी नया बच्चा यहाँ क्लास के साथ जुड़ा है वो बच्चा इस टाइम टेबल को अपने पास स्क्रीनशॉट के रूप में सेव कर लेगा बेटा। सुबह 9 बजे मैथ चलता है, 11 बजे रीजनिंग, पॉलिटी के साथ हमने शुरुआत करी है। पॉलिटी आपकी 12 बजे चलती है, पॉलिटी खत्म हो जाएगी, हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, कंप्यूटर सेम टाइम चलेगा। मैम ज्योग्राफी के साथ यहाँ पर शुरुआत करी है, 3 बजे आपकी अभी ज्योग्राफी की क्लास हुई थी। ज्योग्राफी का सिलेबस खत्म हो जाएगा तो यहाँ स्टैटिक जीके और उसके बाद इकोनॉमिक्स आपकी चल जाएगी। और 4 बजे आप लोग बायोलॉजी का सेशन करते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम लोग 4 बजे बायोलॉजी के सेशन को कंप्लीट कर लेंगे बेटा तो यहीं पर आपकी केमिस्ट्री का सेशन भी शुरू हो जाएगा। तो बायोलॉजी के बाद आप लोगों का सेम टाइम पर जो केमिस्ट्री है इसका सेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग रात 9 बजे फिजिक्स करते हो। अगर पहले बायोलॉजी से फिजिक्स खत्म हो जाती है तो 9 बजे हम केमिस्ट्री का सेशन भी शुरू कर देंगे। और एडवांस मैथ आपका 1 दिसंबर से चलेगा। ठीक है, टेलीग्राम लिंक वगैरह सब आप लोगों को जब आप एप्लीकेशन में क्लासेस लेंगे कल से तो वो सारी चीजें आप लोगों को एप्लीकेशन में ही अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और चीजों को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों कल की क्लास में मैंने आप लोगों को ब्लड से रिलेटेड बहुत से फैक्ट बताए थे। हमने बात करी थी कि रक्त जो होता है, जो ब्लड होता है, ये एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त हमारे शरीर के अंदर जो इसका अमाउंट होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। हमने बात करी थी कि रक्त जो होता है बेटा इसका पीएच मान 7.4 होता है और रक्त एक बफर सॉल्यूशन है, यानी कि एक बफर विलयन है। आप में से कोई भी बच्चा, क्लास शुरू हुई है तो मैं थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। कल हमने इस बात को बहुत टाइम तक मैंने आप इस चीज को आपको समझाया था कि रक्त एक बफर विलयन किसकी वजह से है। जल्दी बताओ, हमारे रक्त में ऐसी कौन सी 2 चीजें होती हैं जो रक्त को बफर विलयन बनाती हैं, रक्त को बफर सॉल्यूशन बनाती हैं? कोई भी बच्चा बता सकता है कि हमारे रक्त के अंदर वो कौन सी 2 चीजें हैं जिसकी वजह से रक्त प्यारे बच्चा बफर विलयन कहलाता है, बफर सॉल्यूशन कहलाता है? जल्दी से बताओ सारे बच्चे।
सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, जो भी बच्चे क्लास के साथ जुड़ रहे हैं। बेटा जल्दी, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट, कमाल कर दिया तुम लोगों ने, एकदम सही बताया। तो बहुत बहुत आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट कि आप इन चीज़ों को याद करते जा रहे हो और दिमाग में भी स्टोर करते जा रहे हो। अब आगे बात करते हैं हम लोग बात कर रहे थे रक्त निर्माण की दोस्तों। तो रक्त वाले पॉइंट के अंदर हम लोग बात कर रहे थे रक्त निर्माण की, यानी कि ब्लड फॉर्मेशन की। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया या कल की क्लास में हमने बात करी थी कि रक्त का निर्माण कैसे होता है। तो हमने यहाँ पे आपको 3 अवस्थाएं बताई थी। मैंने बताया था कि जब हम लोग पीतक अवस्था की बात करते हैं, जब हम लोग यॉर्क स्टेज की बात करते हैं, तो वहां पर रक्त बनाती है मीजोडर्म लेयर। फिर आती है दोस्तों एक अगली अवस्था जिसको कहते हैं हेपेटिक स्टेज, इसमें रक्त बनाता है लीवर या स्प्लीन। फिर आती है तीसरी अवस्था जिसको कहते हैं मैरो स्टेज, इसमें रक्त बना रही थी आपकी हड्डियां, हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है वो। तो हमने यहाँ पर कुल मिलाकर बात करी थी कि रक्त का निर्माण अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, रक्त का निर्माण कभी भी आपको पूछे, ओवरऑल कभी भी आपको पूछे कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। इस पॉइंट पर हम लोग पढ़ रहे थे कल की क्लास में चीजें। तो अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों रक्त का निर्माण, यानी कि ब्लड फॉर्मेशन टेक प्लेस इन बोन मैरो। बहुत बढ़िया। तो कभी भी क्वेश्चन आए ब्लड फॉर्मेशन कहाँ पर होता है और ऑप्शन में अगर अस्थि मज्जा है तो आप उसको बताकर चलेंगे। ब्लड फॉर्मेशन टेक प्लेस इन बोन मैरो। तो ये बात हमने कल की क्लास में, यहाँ पर हम लोग अपने पॉइंट पर पहुंचे थे कल। अब हम यहाँ से एक मुद्दा पढ़ते हैं बोन मैरो कि मैम व्हाट इज बोन मैरो, अस्थि मज्जा क्या होता है। अगर हमें कभी पेपर में क्वेश्चन आए कि अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है, तो इस वर्ड को समझना दोस्तों। देखो, बोन का मतलब होता है आपकी हड्डियां, आपकी अस्थियां, ठीक है। और मैं मैरो का मतलब होता है जगह, मैरो का मतलब होता है जगह या एक खाली जगह। तो जब हम आपकी हड्डियों की बात करते हैं, तो आपकी हड्डियों के अंदर जो खाली जगह है उसी को कहते हैं बेटा बोन मैरो। तो बोन मतलब अस्थि यानी हड्डियां, और मैरो मतलब जगह। तो हड्डियों के अंदर जो खाली जगह होती है उसी को कहते हैं बोन मैरो। तो जब आप लोग यहाँ पर अपनी हड्डी को देखोगे लाइक दिस, इस तरीके से, तो आपको नजर आ रहा है आपकी हड्डी के अंदर ये जो स्पेस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। इसी के अंदर हमारी रक्त कोशिकाएं बनती है। अब मैम क्वेश्चन ये है कि इन हड्डियों के अंदर, इस बोन मैरो में ऐसा क्या है जो ब्लड का निर्माण कर रहा है। इस बोन मैरो में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो रक्त का निर्माण कर रही हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि बोन मैरो में किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का निर्माण करती हैं। विच टाइप ऑफ सेल फॉर्म्ड ब्लड इन बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो पाई जाती हैं स्टेम सेल। आपके बोन मैरो में पाई जाती हैं स्टेम सेल। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या पहले कभी आपने इन स्टेम कोशिकाओं के बारे में सुना है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस स्टेम सेल का नाम सुना हुआ है। स्टेम सेल होती क्या है मैं अभी बताऊंगी आपको, जल्दी बताओ सारे बच्चे। बेटा जो क्लासेस होंगी वो आप लोगों की होंगी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे होंगी बेटा क्लासेस, जो आपकी एप्लीकेशन में होंगी। और आज अंतिम डेमो है, तो यूट्यूब पर आज आपका लास्ट सेशन है। इसके बाद वही बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएंगे जिन्होंने बैच परचेज करा है, ठीक है। समझ में आई बात। और बेटा बैकग्राउंड में मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप देख रहे हो ना सभी क्लासेस आप लोगों की कहाँ होंगी, इसी पर होंगी प्यारे बच्चा। तो बच्चे कह रहे हैं हमने नहीं सुना, हमने स्टेम सेल को नहीं सुना। बेटा ये एक एडवांस बायोलॉजी है। मतलब आप देखो आजकल क्या हो रहा है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना, जैसे कोई महिला है वो प्रेग्नेंट है, अब उसने बच्चे को जन्म दिया, तो वो अपना स्टेम सेल इंश्योरेंस कराती है बेटा। मैम स्टेम सेल क्या होती है, आपके शरीर की ऐसी कोशिकाएं जो आपकी दूसरी कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हों, उनको कहते हैं स्टेम सेल। बेटा स्टेम सेल ऐसी कोशिकाएं हैं जिनसे आप अपने शरीर की दूसरी कोशिकाओं को बना सकते हो। मान लीजिए किसी का लीवर खराब हो गया, ठीक है। अब अगर कोई गर्भवती महिला है, जब उसने बच्चे को जन्म दिया, तो उसके जो स्टेम सेल होती हैं, एमनिकल कोड जानते हो, जब डिलीवरी होती है महिला की तो एमनिकल कोड भी निकल कर आती है बच्चे के साथ बाहर। तो उस एमनिकल कोड में ही स्टेम सेल होती है, उनको डॉक्टर प्रिजर्व करके रख लेते हैं बैंक के अंदर। जैसे रुधिर बैंक होता है ना, ऐसे ही स्टेम सेल बैंक होता है।
ठीक है, जब किसी को खून की जरूरत होती है तो खून कहाँ से आता है? रुधिर बैंक से खून आता है, उस खून को चढ़ा दिया जाता है रोगी को। वैसे ही आजकल एक नई टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है बायोलॉजी में, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन टेक्निक। इसमें क्या होता है कि जब कोई बच्चा माता के गर्भ में बन रहा है तो एमनिकल कोड जो होती है, जो अपरा होती है बच्चे का, जिससे बच्चा जुड़ा रहता है मम्मी से, मम्मी के पेट में, वो भी साथ निकलती है जब बच्चे का जन्म होता है। तो उस अपरा को स्टोर करके रख लेते हैं बेटा, प्रिजर्व करके रख लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस अपरा में होती है स्टेम सेल। मैम ये स्टेम सेल करती क्या है? तो ये स्टेम सेल जो होती हैं आपके शरीर के अंदर जो नई कोशिकाएं हैं उनको बनाने का काम करती हैं। देखो ये है स्टेम सेल, ठीक है, ये होती हैं बेटा स्टेम सेल। ये स्टेम कोशिकाएं क्या कर सकती हैं? ये आपके शरीर में नई कोशिकाओं को बना सकती हैं बेटा, है ना। मान लीजिए किसी का लीवर डैमेज हो गया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा किसी का लीवर डैमेज हो गया है और उसने अपनी स्टेम सेल को प्रिजर्व करवा के रख दिया था। मेरा बेटा है, मैंने अपने बेटे का स्टेम सेल प्रिजर्वेशन करा रखा है, मतलब जब उसका जन्म हुआ था तो स्टेम सेल को हमने बैंक में प्रिजर्व करवा के रख दिया था। अब कभी भी फ्यूचर में कभी भी जरूरत होगी तो उन स्टेम सेल से हम नए ऑर्गन का निर्माण कर सकते हैं। तो मतलब ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो शरीर के अंगों का निर्माण कर सकती हैं। इनसे हमारा लीवर बन सकता है बेटा, ठीक है, इनसे हमारी किडनी बन सकती है बेटा, क्लियर। इनसे हमारी गुर्दों का निर्माण हो सकता है, इनसे हमारी बॉडी में रक्त कोशिकाएं बन सकती हैं, ब्लड सेल बन सकती हैं। तो ये ऐसी कोशिकाएं हैं जब जरूरत पड़ने पर हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोशिका अगर डैमेज होती है ना, तो इनसे नई कोशिकाओं को बनाया जा सकता है। तो ऐसी कोशिकाएं हमारे शरीर की जो नई कोशिकाओं को जन्म दे सकती हैं वो होती हैं स्टेम सेल। तो ये स्टेम सेल कब बन जाती हैं? ये फीटस या आप कहो कि एम्ब्रियो के अंदर, जब एम्ब्रियो का विकास मम्मी के पेट में हो रहा होता है, जब किसी गर्भ के अंदर गर्भ का विकास हो रहा होता है, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं क्या, फीटस यानी भ्रूण। एक ऐसा बच्चा जब मम्मी के पेट में वो बन रहा होता है तभी उसमें स्टेम सेल जो है बननी शुरू हो जाती हैं। जब वो बच्चा मम्मी के पेट में रहता है तभी मम्मी की एमनिकल कोड से ये स्टेम सेल बनना शुरू कर देती है और बच्चों के ऑर्गन बनाना शुरू कर देती हैं। तो बच्चे का विकास धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये स्टेम सेल जो होती हैं किसी भी ऑर्गन का निर्माण कर सकती हैं बॉडी के अंदर। तो इन्हीं स्टेम सेल का काम होता है ब्लड को बनाने का भी। लेकिन मैम बोन मैरो में जब ये स्टेम सेल बनी तो कौन सी स्टेम सेल ने हड्डियों को बनाया, ये पूछ लेता, ये आपके रक्त को बनाया, तो आप बताते हो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। क्वेश्चन यही आएगा कि कौन सी कोशिकाएं या कौन सी स्टेम सेल रक्त निर्माण करती हैं। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रक्त निर्माण की बात कर रहे हैं बेटा। तो कौन सी ऐसी प्यारे बच्चे स्टेम सेल हैं जो रक्त निर्माण करती हैं? देखो मेरे बात को बहुत अच्छे से समझना, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना बेटा। देखो हमने अभी भी पढ़ा कि क्वेश्चन आए कि भाई जब एक भ्रूण होता है या एक यौक अवस्था होती है, पीतक की अवस्था, उसमें रक्त निर्माण कौन करता है, मीजोडर्म। फिर वो भ्रूण थोड़ा बड़ा होगा, उसमें लीवर बन जाएगा, तो ब्लड का निर्माण कौन करेगा, लीवर करेगा। फिर वो भ्रूण और बड़ा होगा, उसमें हड्डियां बन जाएंगी, तो हड्डियों में क्या होगा, रक्त का निर्माण होगा। अब हड्डियों के अंदर कौन सी कोशिकाएं ऐसी बनी जिन्होंने रक्त को बनाया? तो ये कोशिकाएं ही हैं जो हड्डियों में रक्त निर्माण का कार्य करती हैं। तो कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि रक्त निर्माण का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती हैं, तो आप लोग बताकर चलते हो ये कोशिकाएं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है। मैं इनका नाम लिख देती हूँ यहाँ पर। तो कभी भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि रक्त निर्माण का कार्य करती हैं कौन सी कोशिकाएं, तो आप लोग बताकर चलते हो हेमेटोपोइटिक कोशिकाएं, हेमेटोपोइटिक, ठीक है, पोइटिक, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल या स्टेम कोशिकाएं। ये वो कोशिकाएं हैं जो आपके बोन मैरो में रक्त का निर्माण करती हैं। इंग्लिश में आप यहाँ देख पा रहे हो। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना? चलो तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नायक बैच में क्लासेस होंगी सैटरडे और संडे में होंगी, सैटरडे और संडे में, क्लियर। चलो आ जाओ, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि हमारे अस्थि मज्जा में देखो ये रही कितनी सारी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, देखो ये रही, ये क्या कर रही हैं, आपके बोन मैरो में बन रही हैं, आपके अस्थि मज्जा में बन रही हैं बेटा। कहाँ बन रही हैं, अस्थि मज्जा में।
मैम क्या काम कर रही है? तो देखो ये रही हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ये क्या कर रही है? आपकी आरबीसी को बना रही है, यानी आपकी लाल रक्त कोशिका को बना रही है। आपके खून में जो लाल रक्त कोशिका है वो इन्हीं से बनी है बेटा, यानी आपकी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। मैम ये आपकी वाइट ब्लड सेल को बना रही है, बिल्कुल, ये आपकी सफेद रक्त कोशिकाओं को बना रही है। भाई रक्त में ये भी तो होती है सफेद रक्त कोशिका, ये इनको बना रही हैं बेटा, ठीक है। और मैम यही हमारे रक्त में प्लेटलेट्स को बनाती हैं, बिम्बाणु को बनाती हैं। तो कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि रक्त के अंदर वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो लाल रक्त कोशिका को, सफेद रक्त कोशिका को और प्लेटलेट्स को बनाती हैं, विच टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन बोन मैरो दैट फॉर्म्ड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आप आंसर ठोक कर आओगे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं कि मैम हमने रक्त का निर्माण भी कर लिया, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि रक्त के घटक कितने होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड। तो दोस्तों मेरे साथ आगे बढ़ो और हेडिंग डालेंगे कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड, कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है, रुधिर के घटक। आपको अब पूछेगा कि रुधिर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। अब बात करेंगे रुधिर के घटक की, यानी कि जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर में किन किन चीजों से मिलकर बना है। क्या कोई बच्चा बता सकता है रक्त के घटक कौन कौन से होते हैं? क्या कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में बता सकता है? जल्दी बताओ। अगर हम हमारे रक्त की बात करें तो रक्त कितने चीजों से मिलकर बना है? बफरिंग हो रही है क्या? एक बार बताओ सभी बच्चे। भाई बफरिंग हो रही है क्या? मुझे तो बिल्कुल सही दिख रही है क्लास सामने, है ना। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की बात करते हैं, रुधिर के घटक की बात करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग बात करेंगे कि रक्त के दो घटक होते हैं, यानी जब आप अपने ब्लड की बात करते हो तो रक्त दो चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। ब्लड कितनी चीजों से मिलकर बना है? दो चीजों से मिलकर बना है। एक होता है दोस्तों प्लाज्मा, एक रक्त का घटक होता है मेरे बच्चों प्लाज्मा, क्लियर। तो वन कंपोनेंट इज प्लाज्मा। तो रक्त को बनाने वाला जो पहला घटक है ये होता है प्लाज्मा। मैम दूसरी होती है दोस्तों ब्लड सेल, दूसरी होती हैं ब्लड सेल्स। अच्छा, ब्लड सेल्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इन्हीं को हम लोग ब्लड कार्पेसल्स भी कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं हम लोग ब्लड कार्पेसल्स, इन्हीं को हम लोग ब्लड कार्पेसल्स के नाम से भी जानते हैं। यानी कि रक्त कोशिका बोल दीजिए या रक्त कणिका बोल दीजिए, रक्त कोशिका या फिर रक्त कणिका। तो ये भी आपके रक्त को बनाने का क्या करती हैं? काम करती हैं, रक्त कोशिका या रक्त कणिकाएं, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही हैं, अलग अलग वैसे इनके नाम हैं ये दोनों एक जैसी, क्लियर। तो रक्त जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना है मेरे बच्चों। चलो तो अब बात करते हैं कि मैम रक्त में प्लाज्मा क्या 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 रोल होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा क्या करता है। तो बहुत बढ़िया, ये सबको पता है कि हमारे रक्त का जो तरल भाग बनाता है वो प्लाज्मा ही है। आपको जब चोट लगती है तो खून निकलता हुआ नीचे गिरता हुआ दिखता है और तुम कहते हो हाय खून निकल गया, कितनी तेज चोट लग गई। मतलब ब्लड तुम्हें लिक्विड नजर आता है, लिक्विड तरल नजर आता है। क्यों तुम्हें ब्लड लिक्विड नजर आता है? इसलिए क्योंकि रक्त के अंदर ज्यादा मात्रा में होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की अगर हम लोग बात करें तो यह रक्त का तरल घटक है। आप लोग बताएंगे कि रक्त का तरल घटक है बेटा। तो ये क्या है? यह रक्त का तरल घटक है, आपको ये बात बतानी है, क्लियर। तो इट इज लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, इट इज लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो ये क्या है? लिक्विड कंपोनेंट है दोस्तों ब्लड का, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी लेवल सीबीटी 2 के अंदर पूछा गया प्रश्न था कि रक्त का तरल घटक कौन सा है। तो आपने कहा ये रक्त का तरल घटक है प्लाज्मा। तो इट इज लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, रक्त का तरल घटक है। समझ में आ गई बात, है ना? बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ जानते हो तुम प्लाज्मा के बारे में। अब इसकी बात करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देखकर कि बच्चे मुझे यहाँ पर एडवांस में आंसर कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ईजी हैं, बहुत अच्छे से आप लोग इन सब चीजों को समझते हो और पेपर में भी करके आते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैम रक्त का जो सॉलिड पार्ट है वो कौन सा होता है। रक्त का सॉलिड पार्ट क्या होता है ये आपको पूछेगा। तो ये होती है रक्त का सॉलिड पार्ट। तो बताओगे कि ये रक्त का
आप लोग बताएंगे ये रक्त का ठोस भाग है। तो कौन ठोस भाग है और कौन लिक्विड भाग है, ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, इट इज सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड। तो ये ब्लड का क्या है, सॉलिड पार्ट है। क्लियर। तो रक्त का लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट दोनों आपको समझ में आ गए। अब बात करते हैं कि मैम ब्लड के अंदर जब हम देखते हैं तो ब्लड तो हमें लिक्विड ही नजर आता है, सॉलिड तो उसमें कुछ दिखता ही नहीं है। तो सॉलिड आपको इसलिए नहीं दिखता क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। ये जो आपकी ब्लड सेल्स हैं ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं बेटा, इनको आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो, नॉर्मली नहीं देख सकते। जब आपको चोट लगेगी तो आपको बस रेड कलर का लिक्विड नजर आएगा। जब आपको चोट लगेगी तो आप जब ब्लड को विजिबल करोगे तो आपको जस्ट इस तरीके से ब्लड जो है वो नजर आएगा। मतलब कि जब आप लोग अपनी बॉडी के अंदर ब्लड को देखते हैं तो ब्लड जो है बेसिकली आपको एक लिक्विड की तरह ही नजर आता है। जो रक्त होता है आपको एक लिक्विड की तरह ही नजर आएगा। यानी कि जस्ट आपने जब देखा ब्लड को तो इस तरीके का एक कॉम्पोजिशन आपके ब्लड में आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से आपकी आरबीसीज ब्लड में घुली हुई होती हैं। बट ये फोटो माइक्रोस्कोप से लिया हुआ है बेटा। जब इसको आप लोग देखते हो आपकी आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट को, तो ये सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देती हैं ब्लड में। तो रक्त की अगर एक बूंद कहीं गिरी हुई है, उस बूंद को तुमने उठा लिया, इकट्ठा करा, माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, तो तब आपको ये सारी चीजें रक्त में दिखाई देंगी। तो इस तरीके से फिर आप देख पाओगे आपके रक्त के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी को। ठीक है। तो आपने अभी देखा कि मैम ब्लड जो है वो हमें लिक्विड ही नजर आता है, सॉलिड तो उसमें कुछ दिखता ही नहीं है। तो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि बच्चा जो ब्लड होता है आपका, उसके अंदर जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, सॉरी बहुत छोटी मात्रा में होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए वो आपको नजर नहीं आते। क्लियर। चलो अब यहाँ से परसेंटेज की बात करते हैं कि मैम जो प्लाज्मा होता है इसका परसेंटेज कितना होता है, ये हमारे पूरे रक्त का कितना प्रतिशत बनाता है। तो बताकर चलते हो कि 55 से 60% एरिया ये कवर करता है। अब मैम 55 से 60 क्यों, क्योंकि कई एग्जाम्स में एग्जैक्टली यही ऑप्शन दिया हुआ होता है कि रक्त में प्लाज्मा कितना होता है। हम बताते हैं 55 से 60 होता है ना, 55 से 60 एवरेज, मतलब दो वैल्यूज के बीच का एवरेज आपको दे देता है। 40 से 45% होगा, 30 से 35 होगा, 55 से 60 होगा, या 80 से 85 होगा, ऐसे ऑप्शन दे देता है। तो उस रेंज में फिर आपको ये वाला ऑप्शन बताकर चलना है। उस स्थिति में फिर आप इस तरीके से ये ऑप्शन क्लिक करोगे। लेकिन जब सिंगल वे में पूछे तो आपको ये जो 55 होता है ना, ये मोस्ट ऑफ टाइम पेपर में आपको सही दिया हुआ होता है। तो आपको जब भी सिंगल वे में ऑप्शन दिया जाए कि भाई रक्त में प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, ऑप्शन दे दिया 40%, ऑप्शन दे दिया 55%, ऑप्शन दे दिया 60%, ऑप्शन दे दिया 90%, तो आप फिर 55 पर ही क्लिक करके चलोगे। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात। तो समझ में आया कि कई बार हम लोगों को क्या करना होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चलना होता है। बेटा फाउंडेशन बैच है, टोटल क्लासेस का नंबर हम अभी काउंट नहीं कर सकते, बहुत अच्छे से बहुत डीपली कंटेंट के साथ आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी, इसीलिए हम यहाँ पर लगभग आपको क्लासेस का वेटेज या आइडिया नहीं दे सकते अभी। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में बायोलॉजी पूछी जाती है, किसी भी एग्जाम को लेकर आपको मैं इस लेवल का लेकर चलूंगी कि आप जरूरी नहीं कि रेलवे के लिए ही पढ़ें, आप दूसरे हर एग्जाम में जहां बायोलॉजी आती है उस लेवल को भी क्लियर करें। मैं इस लेवल का यहाँ पर लेकर चलने वाली हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे कि मैम ये जो ब्लड सेल्स होती हैं ये कितने परसेंट होती हैं। तो भाई ये होती हैं आपके ब्लड के अंदर 45%। इनके लिए आपको एक ही परसेंट याद रखना है, 45%। तो हमारे रक्त में 55% प्लाज्मा होता है और 45% होती हैं हमारी ब्लड सेल्स, यानी कि रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं। अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा हम लोग प्लाज्मा के बारे में चीजें पढ़ते हैं। तो जब मैं आप लोगों को एक ब्लड का डायग्राम दिखाती हूँ, तो जब आप अपने ब्लड के अंदर प्लाज्मा को देखते हो तो देखो भाई दोस्तों, ये है प्लाज्मा। ये जो तुम्हें पीले पीले रंग का नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो तुम्हें पीले पीले रंग का नजर आ रहा है ये प्लाज्मा है। तो बेटा ये प्लाज्मा होता है और ये आपके ब्लड का कितना एरिया कवर कर रहा होता है, 45। अच्छा मुझे बताओ इस इमेज में प्लाज्मा कहाँ है, इस इमेज में प्लाज्मा कहाँ है, दिख रहा है ना पीला पीला, देखो पीला पीला दिख रहा है प्यारे बच्चा आपको। ठीक है, मैम पीडीएफ नहीं मिल रहा है ऐप पर, बेटा बिल्कुल मिल रहा है, मैंने कल वाली पीडीएफ भी देखी थी, अपलोड थी, एक बार बाकी मैं चेक कर लूंगी, कोई दिक्कत होगी तो मैं उसको बहुत अच्छे से आपका अपलोड करवा दूंगी, अभी आप परेशान ना हो बिल्कुल। तो दिख रहा है ना, ये तुम्हारा ब्लड है, ऐसा होता है ब्लड। तुमने खीर खाई है कभी, खीर,
जब मम्मी खीर बनाती हैं तो खीर में लिक्विड और सॉलिड दोनों कंपोनेंट होते हैं। खीर जब हम खाते हैं तो उसमें दूध जो होता है वो लिक्विड होता है, और मैम उसमें चावल, उसमें किशमिश, बादाम, काजू, ये होते हैं सॉलिड। तो सिमिलरली खीर है तुम्हारा ब्लड जो है, तो इसमें लिक्विड होता है प्लाज्मा, और उसमें जो आपकी ब्लड सेल है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सॉलिड की तरह काम करती हैं। अब बहुत से बच्चों का खीर खाने का मन कर गया होगा, तो बिल्कुल खाया करो, बढ़िया होती है। हमारा भारतीय व्यंजन है खीर, है ना, खीर, हलवा, ये सब। चलो, तो अब देखो ये जो आपको पीला पीला ये पूरा एरिया नजर आ रहा है, ये प्लाज्मा है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्सों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं हमारे ब्लड के प्लाज्मा के बारे में, तो यहाँ से बहुत सारे चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में आती हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं बेटा प्लाज्मा। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपके प्लाज्मा के बारे में बताने वाली हूँ यहाँ पर। तो जब हम प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा, सबसे पहले इसका कलर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके रंग की बात करते हैं, और रंग मैं आपको दिखाई चुकी हूँ कि प्लाज्मा का जो कलर होता है वो होता है हल्का पीला। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि रक्त में हल्के पीले रंग का जो तरल होता है उसको क्या कहते हैं, तो ये लाइट येलो होता है, हल्का पीला रंग का द्रव होता है जो प्लाज्मा होता है, ठीक है। अब प्लाज्मा जो होता है दोस्तों, इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रक्त के अंदर एक ऐसा घटक है, रक्त का ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर सारे पोषक पदार्थ घुले रहते हैं। तो इस पॉइंट को भी लिखेंगे कि प्लाज्मा में सभी पोषक पदार्थ घुले रहते हैं। ये क्वेश्चन बना है बेटा, प्लाज्मा में सभी पोषक पदार्थ घुले रहते हैं। तो ये क्वेश्चन बना था कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हम लोग पोषक पदार्थ खाते हैं, ठीक है, सभी पोषक पदार्थ कहाँ घुले रहते हैं, तो प्लाज्मा में, ठीक है, सभी पोषक पदार्थ घुले रहते हैं। तो प्लाज्मा में सभी पोषक पदार्थ घुले रहते हैं, ये आपको बताना है। तो प्लाज्मा ही क्या करता है, सारे न्यूट्रिएंट को डिसॉल्व करने का काम करता है। तो आप लोग बताएंगे ऑल न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व, ऑल न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इनटू द प्लाज्मा, डिसॉल्व इनटू द प्लाज्मा। तो भाई प्लाज्मा में सारे पोषक पदार्थ घुले रहते हैं दोस्तों। अब इस बात को कैसे याद करें कि प्लाज्मा में सारे पोषक पदार्थ घुले रहते हैं, मैम इस बात को कैसे रटें, क्या रटना जरूरी है, क्या मैम समझकर याद नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं समझकर याद, कैसे कर सकते हैं समझकर याद, तो देखो ऐसा कर सकते हैं, आपको पता है क्या मैम ऐसा नहीं हो सकता कि आज की पीडीएफ डाल दें, पीडीएफ आने के दिन डाल सको, समझ नहीं आया बेटा क्या बोल रहा है, आज की पीडीएफ आज के ही दिन डाल सको, ये कहना चाह रहा है बच्चा। बेटा बिल्कुल डलवाएंगे, आज के ही दिन डलवाएंगे, ठीक है, शाम तक अभी 1-2 घंटे के अंदर पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, कोशिश मैं यही करूंगी पूरी की पूरी, ठीक है। चलो निंजा आज पहली बार जुड़े हैं, कैसा लग रहा है क्लास के साथ जुड़कर बेटा। चलो देखो इसको कैसे समझते हैं हम लोग कि प्लाज्मा में सभी पोषक पदार्थ घुले रहते हैं। एक बात बताओ मुझे तुम, मैंने एक गिलास में तुम्हें दूध दे दिया, मैंने कहा ले बच्चा दूध पी लो, तुमने कहा ठीक है। मैंने एक बच्चे को क्या करा, एक बच्चे को मैंने एक गिलास में नमक दे दिया, नमक, मैंने कहा ले बच्चा तू नमक खा ले। तो अब बच्चे कहेंगे प्यारे बच्चा कि जो लिख कर समझ सकते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं बेटा लिख कर ही समझा रही हूँ। अब मैंने दी चीनी, मैंने कहा मेरे पास चीनी है, इस चीनी को घोलना चाहती हूँ मैं, तो किस में घुलेगी बताओ, दूध में घुलेगी चीनी या मैडम नमक में घुलेगी चीनी। तो आप कहोगे मैम जब घोलने की बात आती है तो वो घुलेगी तो दूध में। क्यों घुलेगी दूध में चीनी, क्योंकि दूध है लिक्विड, क्योंकि दूध है तरल। तो बेटा तरल ही चीजों को घोलने का काम करते हैं, समझ में आई। अगर कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम चीनी तो नमक में भी घुल जाएगी, बेटा घुलेगी नहीं, वो नमक में मिलेगी, मिक्स होगी वो नमक में। तो नमक में चीनी को तुम मिला सकते हो, मिक्स कर सकते हो, लेकिन घोल नहीं सकते। लेकिन दूध में चीनी को तुम घोल सकते हो क्योंकि दूध है लिक्विड। तो हमने भी तो वही पढ़ा कि प्लाज्मा ब्लड का कैसा पार्ट है, अभी अभी मैंने बताया था, प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है। अब जब लिक्विड है, तरल है, तो भाई चीजों को घोलने का काम कौन करेगा, प्लाज्मा करेगा ना करेगा बताओ। तो भैया सीधा कॉन्सेप्ट याद हो गया कि भाई घुलेगा तो उसी में कोई लिक्विड अगर होगा। मुझे बताओ आरबीसी में कभी कोई चीज घुल सकती है, मैम आरबीसी तो सॉलिड है कैसे घुल जाएगी,
WBC में कोई पोषक पदार्थ घुल सकता है? मैम WBC तो सॉलिड है, कैसे घुल जाएगी? प्लेटलेट में कोई पोषक पदार्थ घुल सकता है? मैम वो भी सॉलिड है, कैसे घुल जाएगी? तो इसीलिए जब भी हम रक्त के अंदर पोषक पदार्थों के घुलने की बात करेंगे तो वो किस में घुलेगा? वो घुलेगा केवल लिक्विड में। और लिक्विड पार्ट क्या है ब्लड का? प्लाज्मा। तो रटने की जरूरत कतई नहीं पड़ी मैम, समझकर याद हो गया। जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई पोषक पदार्थ रक्त के किस घटक में घुलते हैं, तो हम लोग प्लाज्मा अपने आप बता देंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है प्लाज्मा ही लिक्विड कंपोनेंट है। समझ में आ गई बात? चलो तो भाई मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, क्योंकि तुम उतने भी ना समझ नहीं हो कि समझाया जाए और समझ में ना आए। क्लियर? तो ये तो अभी आपको सिंपली याद हो गया। क्लियर? चलो अब आगे बात करते हैं कि मैम प्लाज्मा के भी घटक हम लोगों को पेपर में पूछे जाते हैं। प्लाज्मा के घटक आपको एग्जामिनेशन में आता है कि कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। अभी तो हमने ब्लड के कंपोनेंट पढ़े थे, अब आपको पेपर में आएगा कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा, यानी कि जो रक्त के अंदर प्लाज्मा होता है इसके कितने घटक होते हैं। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो रक्त है इसमें जो प्लाज्मा है ये कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना है। तो बेटा प्लाज्मा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में भी आपको कुछ चीज़ें एग्जामिनेशन में आती है। तो प्लाज्मा के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो इसके घटक के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जल। जल बोले तो पानी, पानी बोले तो वाटर। क्वेश्चन बनाए पेपर में कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। भाई एक बात बताओ, जब कोई चीज़ तरल बनती है, लिक्विड बनती है, तो उसमें पानी ही होता है सबसे ज़्यादा। पानी ही मिलाना पड़ता है किसी चीज़ को लिक्विड बनाने के लिए। अगर आपके घर में दाल बनी है और दाल मम्मी ने बहुत टाइट बना दी है, ठीक है, तुम कहोगे मम्मी दाल तो बहुत टाइट हो रही है, इसको थोड़ा पतला करो। मम्मी क्या करेंगी? मम्मी उसमें पानी डालेंगी और उसको और लिक्विड बनाएंगी, उसको पानी बनाएंगी। कोई भी सूप आप लोग पीते हो, सब्जियां आपके घर में बनती हैं, केवल सब्जियां जब बनी है तो वो क्या है? सब्जी है, सॉलिड है। लेकिन जब आपको उसका सूप बनाना है, लिक्विड बनानी है, तो उसमें पानी डालना पड़ेगा। सिमिलरली आपके ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है ये एक लिक्विड कंपोनेंट है, तो इसको भी लिक्विड बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है। और प्लाज्मा के अंदर पानी का अमाउंट आपको पूछा जाता है। तो प्लाज्मा में अगर हम पानी के अमाउंट की बात करते हैं तो ये 90 से 92% होता है। कितना होता है मेरे दोस्तों? 90 से 92% होता है। क्लियर? आगे बात करते हैं कि मैम प्लाज्मा में और क्या होता है। तो प्लाज्मा में दोस्तों प्रोटीन भी पाई जाती है। बहुत अच्छी बात कि प्लाज्मा में कितने % प्रोटीन होती है, ये भी क्वेश्चन आपको बनता है। तो जब हम प्लाज्मा की प्रोटीन की बात करते हैं तो प्लाज्मा में 7% प्रोटीन होती है दोस्तों। कितने प्रतिशत प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है? 7%। तो प्लाज्मा में बहुत सारी प्रोटीन भी अभी बताऊंगी कौन कौन सी है। और बात करते हैं कि प्लाज्मा के अंदर सोल्ट भी होता है एंड मिनरल भी होते हैं। तो प्लाज्मा में सोल्ट और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, यानी प्लाज्मा में नमक भी है बेटा, है ना, और खनिज भी जुड़े हुए होते हैं, खनिज पदार्थ। तो जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर नमक और खनिज पदार्थ भी है। कैसे? नमक, मैम नमक भी ब्लड में जाता है क्या? बिल्कुल जाता है बेटा। जो तुम खाते हो ना, मैं देखो एक चीज बताती हूँ, तुमने जो खाया, जितना खाया, उसकी पोल तुम्हारा रक्त खोल देगा, उसकी पोल तुम्हारा रक्त खोल देगा। कैसे? अगर किसी ने शराब पी है, ठीक है, उसके ब्लड का सैंपल ले लो और उसका सैंपल भेज दो टेस्टिंग के लिए, उसके ब्लड में अल्कोहल की मात्रा आ जाएगी बेटा। या अल्कोहल का टेस्ट तो हम अल्कोहल डिटेक्टर से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने कोई दवाई खाई है, कौन सी दवाई खाई है नहीं पता, उसके ब्लड को निकालो, सैंपल को भेज दो, उस दवाई का भी सैंपल, उस दवाई का भी नमूना उसके ब्लड से इकट्ठा किया जा सकता है। अगर किसी ने, प्यारे बच्चा, कुछ भी अगर आपने खाया है, आपकी बॉडी के अंदर कोई नई प्रोटीन गई है, आपकी बॉडी में कौन सा कार्बोहाइड्रेट गया है, आपकी बॉडी की खुला चिट्ठा दे देगा आपका ब्लड जो होता है। तो ब्लड में हर वो चीज घुलती है जो आप खाते हो, ठीक है। और अगर किसी को कोई बीमारी है, उस बीमारी के लिए कोई वायरस है उसकी बॉडी के अंदर, तो उसका ब्लड बता देगा कि ये वायरस उसकी बॉडी में है, इसकी वजह से इन्फेक्शन है। भाई जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर किसका सैंपल लेता है? डॉक्टर ओवरऑल हमारे ब्लड का सैंपल लेता है और कहता है कि इनके ब्लड की जांच कराओ, रक्त की जांच कराओ कि ये बीमार क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो रक्त हमारा खुला चिट्ठा खोल देता है कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कितना शुगर है तुम्हारी बॉडी में, रक्त बता देगा, कितना यूरिन है तुम्हारे ब्लड में, रक्त बता देगा, यूरिक एसिड, यूरिया कितना है वो सब बता देगा ब्लड। तो ब्लड के अंदर ही सारी चीजें घुलती हैं और ये सब ब्लड के प्लाज्मा में घुला हुआ होता है, ठीक है।
क्लियर? तो हाँ, कोरोना, कोरोना का ब्लड का सैंपल भी बता देगा कि तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस है। ठीक है, तो चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे कि रक्त में नमक भी है मैडम और मिनरल भी है। तो ये मिनरल कितने परसेंट होते हैं? तो 0.9% में मिनरल होते हैं हमारे रक्त के अंदर। ठीक है, ये रक्त के प्लाज्मा के अंदर। और मैम और क्या चीज होती है प्लाज्मा में? तो प्लाज्मा के अंदर एक और चीज होती है, आप लोग बताओगे, अदर सब्सटेंस। मैं इधर लिख देती हूँ अदर। ठीक है, अदर मतलब अन्य पार्ट, अदर सब्सटेंस। तो दूसरी चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं रक्त के प्लाज्मा में, अन्य पदार्थ भी देखने को मिलते हैं। तो अन्य पदार्थ कितनी मात्रा में होते हैं? तो हम लोग बताते हैं 1% में, 1% में रक्त के अंदर अब अन्य पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे। अन्य पदार्थों में क्या? जैसे ऑक्सीजन गैस हो सकती है, दूसरी गैसेस हो सकती हैं, ये सारी चीज। तो ये होता है प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन, ये होता है दोस्तों प्लाज्मा का घटक, या प्लाज्मा इस तरीके से बना हुआ होता है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको प्रोटीन पूछी जाती है। तो आइए मेरे साथ और बात करते हैं मैम प्लाज्मा जो होता है इसके बारे में। अब हमें बताओ प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है। तो दोस्तों हेडिंग डालते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, हेडिंग डालते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, लाजवाब लाजवाब। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों। किसके बारे में बात करेंगे? प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। तो हमारी बॉडी में जो रक्त के अंदर प्लाज्मा है, इसमें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं, यहाँ से बात शुरू करते हैं। बेटा देखो, आपके रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है हेपेरिन। मैम हेपेरिन क्या होता है? अभी बताएंगे मेरे दोस्तों। आपके रक्त के प्लाज्मा में होता है हेपेरिन, अभी पढ़ेंगे क्या होता है। एक प्रोटीन है, या इसको एक कार्बोहाइड्रेट भी कह देते हो। दूसरा, आपके रक्त के प्लाज्मा में पाई जाती है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन आपके रक्त के प्लाज्मा में मिलती है, एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन, एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन। ठीक है, आपके रक्त के प्लाज्मा में मिलती है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन नाम की प्रोटीन। ठीक है, क्या मिलती है? ग्लोब्यूलिन नाम की प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन नाम की प्रोटीन आपके रक्त के प्लाज्मा में मिलेगी मेरे बच्चों, ग्लोब्यूलिन नाम की प्रोटीन। ठीक है, चलो आओ भाई चौथे नंबर पर बात करते हैं कि आपके रक्त के प्लाज्मा में क्या मिलती है? फाइब्रिनोजन मिलती है। क्या? फाइब्रिनोजन, बहुत बार आया है पेपर में, फाइब्रिनोजन मिलती है। ठीक है, तो फाइब्रिनोजन कहाँ मिलती है? आपके रक्त के प्लाज्मा में मिलती है। और पांचवें नंबर पर मिलती है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। तो ये जो 5 प्रोटीन है, ये आपके रक्त के प्लाज्मा में मिलती है, प्रोथ्रोम्बिन। तो भाई इतनी प्रोटीन के बारे में आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। इतनी एग्जामिनेशन के अंदर प्रोटीन है जो आपको आएंगी, जो रक्त के प्लाज्मा में मिलती है। नंबर 1 हेपेरिन। व्हाट इज हेपेरिन? कभी आपने नाम सुना है हेपेरिन का? तो दोस्तों ये जो हेपेरिन होती है ना, इसको हम लोग एंटी ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। एंटी ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन कहते हैं इसको, एंटी ब्लड क्लोटिंग। एंटी का मतलब समझते हो? एंटी ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन बोल दो या तो इसको, या कई बार इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी डिफाइन करते हैं। तो कई बार इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का रोल निभाती है। तो कई बार पेपर में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, या कई बार पूछा भी गया है कि कौन सी प्लाज्मा की प्रोटीन एंटी ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन के नाम से जानी जाती है, यानी प्रति रक्त स्कंदन, प्रति रक्त स्कंदन विटामिन किसको कहते हैं? प्रति रक्त स्कंदन विटामिन किसको कहा जाता है? प्रोटीन, सॉरी। ठीक है, तो जल्दी बताओ किसको कहते हैं? प्रति रक्त स्कंदन प्रोटीन के नाम से कौन जाना जाता है? तो कहते हैं हेपेरिन, है ना। एक कुछ बच्चे कह रहे हैं सारे नाम पहली बार सुने हैं। आज पहली बार सुन लो, दोबारा जिंदगी में आप जब इनको सुनोगे तो लगेगा कि हाँ जाने पहचाने हैं। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हारे घर आता है पहली बार, उसकी शक्ल तुम्हें नई नई लगती है, थोड़ा घबराते हो कि पापा जी ये कौन है। कई बार पूछते हो मम्मी जी ये कौन है, तो मम्मी जी बता देती हैं कि मेरे दूर के चाचा जी के बेटे के दोस्त हैं, ऐसे करके। पापा बता देते हैं मेरे ये फ्रेंड के मामा हैं, ऐसे करके बता देते हैं। अब दोबारा वो अंकल जी या दोबारा वो आंटी जी तुम्हारे घर आती हैं,
तुम उनकी शक्ल देखकर पहचान लेते हो, अरे ये तो वही आ गए ना, पापा जी के दोस्त के मामा या मम्मी जी के चाचा जी के बेटे के भाई, ऐसे आ गए, तो दोबारा देखकर आप पहचान लेते हो। वैसे ही आप जब ये नामों को पहली बार पढ़ रहे हो यहाँ पर, तो दोबारा जब इनके नाम मैं आपको पढ़ाऊंगी बीच बीच में, तो अपने आप याद हो जाएंगे, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, संध्या पूछ रही है कि मैम डाउट क्लियर कर दो। बेटा संध्या क्या डाउट है, एक बार मैं आपका कमेंट देख नहीं पाई हूँ, लेकिन ये जरूर देख लिया है कि आप डाउट कुछ क्लियर करना चाहती हैं। बच्चा जल्दी बताओ फटाफट से, संध्या क्या डाउट है आप मुझे जरूर बताएं, मैं देखूं तो उसका रिप्लाई करूंगी। ठीक है, चलो आप देखो इधर, तो ये होती है बेटा एंटी ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन, मतलब ये रक्त का थक्का नहीं जमने देती। मैम कैसे, अभी मैं खड़ी हूं, मुझसे बड़ा कोई एग्जाम्पल ही नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मेरे अंदर खून दौड़ रहा है, दौड़ पंपिंग कर रहा है मेरी बॉडी में, ब्लड खून दौड़ रहा है ना। अब वो खून मैडम आपकी बॉडी में जमता क्यों नहीं है, कभी वो रुक क्यों नहीं रहा, लगातार क्यों बहे जा रहा है आपकी बॉडी में खून। आप लोग क्लास ले रहे हो, आप सारे बच्चे क्लास ले रहे हो ना, आपकी बॉडी में भी खून लगातार दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है, वो रुक क्यों नहीं रहा है, वो जम क्यों नहीं रहा है, इसी की वजह से नहीं जम रहा है। तो ये जमने नहीं देती आपकी बॉडी के अंदर खून को, तो एंटी ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है, मतलब आपके शरीर के अंदर जो खून है वो कभी जमेगा नहीं जब तक आपके खून में हेपेरिन है। जिस दिन आपके खून से हेपेरिन को बाहर निकाल लिया, उस दिन खून वहीं जम जाएगा, ऐसे एक जगह फ्रीज हो जाएगा खून। तो मतलब खून को बहाने का काम कौन कर रही है, खून जो लगातार आपकी बॉडी में फ्लो कर रहा है इसकी वजह से। तो आ जाओ हेपेरिन के बारे में पढ़ लेते हैं और हेपेरिन के बारे में लिख लेते हैं। तो हेपेरिन क्या है, इसके बारे में पॉइंट आते हैं पेपर में, तो हम लोग बात करते हैं कि जो हेपेरिन होती है, इससे जब आपको क्वेश्चन आएगा तो इसका काम क्या होता है, तो बताओगे यह धमनी तथा शिराओं में, यह धमनियों तथा शिराओं में, क्लियर, जो आपकी बॉडी में धमनी और शिराएं तथा शिराओं में रक्त को जमने से बचाती है, रक्त को जमने से बचाती है दोस्त। तो इसका काम क्या होता है, जो आपकी बॉडी के अंदर रक्त है उसको जमने से बचाती है ये। तो कौन आपके शरीर में धमनी और शिराओं में रक्त को जमने से बचाने का काम करता है, हेपेरिन ये काम करता है। तो यह धमनियों तथा शिराओं में रक्त को जमने से बचाती है। तो लिखोगे इट प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग, इट प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग, ये ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करती है इनसाइड द आर्टरीज एंड वेन, इनसाइड द आर्टरीज। बेटा आर्टरीज क्या होती है एंड वेन, बेटा वेन्स क्या होती हैं, पहले भी बताया था मैंने, जिस दिन मैंने ब्लड की पहली क्लास ली थी उस दिन कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पाइप के जैसे स्ट्रक्चर होती हैं, उन्हीं में रक्त बहता है। तो रक्त के वहन के लिए हमारे शरीर में रक्त वाहिकाएं होती हैं, ब्लड फ्लो करने के लिए हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ब्लड वेसल्स ही तो हैं ये दोनों, रक्त धमनी और शिराएं। तो इनमें जो लगातार ब्लड बह रहा है वो हेपेरिन की वजह से बह रहा है। प्यारे बच्चा बात समझ में आई, सारे बच्चे बताओ बात समझ में आई। अब सांप की एक बात आई है कि मैम जब हमें सांप काट लेता है तो हमारी बॉडी के अंदर ये हेपेरिन ही है जो मतलब खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल सांप का जहर इस हेपेरिन को इनएक्टिव कर देता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है हीमोटॉक्सिन जहर की वजह से ऐसा होता है। तो कुछ सांपों का जहर होता है जो आपके रक्त के थक्के जमा देता है आपकी बॉडी में, आपकी ब्लड की क्लोटिंग कर देता है आपकी बॉडी में। और ब्लड की क्लोटिंग कब होगी, जब हेपेरिन इनएक्टिव हो जाएगी। तो कुछ सांपों का जहर हेपेरिन को इनएक्टिव कर देता है, इसी वजह से सांप के काटने पर रक्त के थक्के बन जाते हैं, बॉडी में रक्त जम जाता है और उसी से रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, समझ में आई। हेपेरिन कौन बनाता है, बहुत बढ़िया प्रश्न बेटा, इसको तुम्हारा लीवर बनाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इसको कौन बनाता है, यकृत बनाता है। तो हेपेरिन को हमारे शरीर का कौन सा अंग बनाता है, यकृत बनाता है बेटा। इसको कौन सा ऑर्गन बनाता है, यकृत बनाता है, मेड बाय लीवर। तो ये किसने बनाई है, तो आप बताओगे मेड बाय लीवर, ये लीवर के द्वारा बनाई जाती है और लीवर इसको बनाकर हमारे रक्त में छोड़ देता है। रक्त में जाकर ये रक्त को बहाने का काम करना शुरू कर देती है, जो हेपेरिन होती है। आ गई बात समझ में। तो हेपेरिन से इतने पॉइंट आपको पढ़ने हैं। आ जाओ बेटा बात करते हैं एल्ब्यूमिन की। अब हम लोग बात करेंगे मैम एल्ब्यूमिन क्या काम करती है। तो बेटा आपके रक्त का ऑस्मोटिक प्रेशर बनाती है, बहुत अच्छे से रख लेना, लिख लीजिएगा इसको, रक्त दाब, रक्त लवण दाब बनाती है।
क्या करती है? रक्त लवण दाब बनाती है आपका ये। मैम ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है पेपर में, कि कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन रक्त लवण दाब बनाती है। ये क्या करती है? ऑस्मोटिक प्रेशर बनाती है। तो ये क्या कर रही होती है? बैलेंस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, बैलेंस ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। बेटा ये ब्लड का ऑस्मेटिक प्रेशर बैलेंस करती है। मैम कैसे? ऑफ ब्लड। मैम ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है? तो दोस्तों रुधिर का लवण दाब, यानी आपके रुधिर में कितनी मात्रा में नमक होगा, इस चीज की श्योरिटी इसी के पास है, इस चीज की श्योरिटी इसी के पास है। ठीक है, तो नमक का संतुलन बनाकर रखती है एल्ब्यूमिन। जिस किसी के भी रक्त में एल्ब्यूमिन का स्तर बिगड़ जाता है, उनके शरीर में नमक की मात्रा या तो ज़्यादा हो जाती है या नमक की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो हमारे बॉडी में जो नमक की मात्रा को संतुलित करती है वो यही होती है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन ही देख रेख करती है कि भैया बॉडी में नमक ज़्यादा ना हो जाए ब्लड में, और बॉडी में नमक की मात्रा कम ना हो जाए। ब्लड ज़्यादा हुआ तो हाई बीपी, कम हुआ तो लो बीपी, यानी कि इस तरीके की कंडीशंस भी फिर बन जाती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एल्ब्यूमिन है ये रक्त लवण दाब बनाती है। क्लियर? अब इस एल्ब्यूमिन से एक और पॉइंट याद रखना है आपको, तो आ जाओ मैं एल्ब्यूमिन के बारे में भी कुछ और पॉइंट आपको बताती हूँ बेटा। तो ये जो एल्ब्यूमिन होती है ना, ये कहीं और भी पाई जाती है। बताओ बेटा कहाँ मिलती है? ये एल्ब्यूमिन जो होती है ये एक जगह और मिलती है। कहाँ मिलेगी जल्दी बताओ? एल्ब्यूमिन मिलती है दोस्तों अंडे के अंदर। ये अंडे में भी पाई जाने वाली प्रोटीन है, तो इसको एग प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसको हम लोग एग प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये अंडे में भी पाई जाती है। ठीक है, अंडे में पाई जाती है एल्ब्यूमिन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। और कैसे आया है? ऐसे देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में बना है और पेपर में ऐसे आया है क्वेश्चन कि रक्त के अंदर एक एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है जो रक्त का लवण दाब बनाती है। यह निम्न में से वो किस और पदार्थ में पाई जाती है? ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन इज फाउंड इन ब्लड दैट बैलेंस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। इट इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो ये किस में पाई जाती है? ऑप्शन दे देगा। मछली में पाई जाती है, ऑप्शन दे देगा। अंडे में पाई जाती है, ऑप्शन दे देगा। हरी सब्जियों में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आपको बताना है एल्ब्यूमिन अंडे में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, अच्छा अंडा जो होता है, अंडा, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। ठीक है, तो अंडे का फंडा मुझे बता दो आज तुम दोस्तों। जब हम लोग अंडा खाते हैं तो अंडे का ऊपर का जो शैल होता है, अंडे के ऊपर का जो कवच होता है, ये किस पदार्थ का बना होता है बताओ? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में टपक पड़ा है बेटा। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अंडे का ऊपर का कवच किसका बना होता है? बताओ जल्दी से। अंडे का जो शैल होता है, अंडे का जो कवच होता है, ये किस पदार्थ का बना होता है? कोई बच्चा बताएगा? मैम ये प्रोटीन है। हाँ जी बेटा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। ठीक है, हेपेरिन को हम लोग दोनों तरीके से जानते हैं। हेपेरिन जो होता है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपका लीवर बनाएगा, और बेटा ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग एल्ब्यूमिन की बात करते हैं तो इट इज प्योरेस्ट प्रोटीन। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। और अंडे का जो ऊपर का कवच है, बहुत अच्छे से बता रहे हैं बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका मतलब बहुत खाते हो अंडा, है ना? अब सर्दियां आ रही है तो खा भी लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडे में सारी विटामिन होती है, अंडा प्रोटीन का सोर्स होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। एल्ब्यूमिन से एक और क्वेश्चन आता है। एल्ब्यूमिन से एक और क्वेश्चन ये बनता है बेटा मेरे बच्चा, जब हमें काटता है मच्छर, भिन 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 भिन, आ गया मच्छर। अच्छा, जब हमें मच्छर काटता है तो हमारी बॉडी से वो क्या लेकर जाना चाहता है? क्यों काटता है हमें मच्छर? क्या चाहिए यार उसको हमसे? जल्दी बताओ सारे बच्चे, है ना? नायक बैच में साइंस होगा बेटा। बेटा सैटरडे संडे लगाऊंगी उसमें क्लास आपकी, और सैटरडे संडे में हम लोग एक बड़ी क्लास के साथ वहाँ पर सिलेबस को क्या करेंगे? कवर करेंगे। ठीक है, मैम नर्सिंग असिस्टेंट के लिए ले सकते हैं बेटा। वैसे तो ये आपका रेलवे के लिए है, बट मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर इस तरीके की बायोलॉजी पढ़ेंगे कि आप किसी भी एग्जाम की बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को या साइंस को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डीपली कंटेंट को लेकर चलेंगे, तो बिल्कुल आप आर्मी के किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हो, एसएससी के किसी एग्जाम को निकाल सकते हो, रेलवे, है ना, टीचिंग और स्टेट एग्जाम, इन सबको क्रैक कर सकते हो। ठीक है, बताओ जल्दी से अब आप, है ना? डेली होगा क्लास बेटा। आज डेमो है, आज लास्ट डेमो है।
तीसरा डेमो है, इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं और अब ये क्लासेस एप्लीकेशन पर होंगी कल से उन्हीं बच्चों के साथ मैं दिखूंगी जिन्होंने बैच लिया है बेटा। चलो आ जाओ, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मच्छर हमें काटता है बेटा, और मच्छर हमेशा मादा काटती है, हमेशा मादा मच्छर काटती है। तो मैंने ये बात पहले भी बताई है कि खून पीने का काम महिलाओं का होता है। तो जो तुम्हारा खून पीकर जाती है ना, ये फीमेल होती हैं, फीमेल, ये मादाएं होती हैं। तो खून पीने का काम फीमेल मॉस्किटो का होता है। तो जब मादा मच्छर तुम्हारा खून पीने आती हैं तो वो तुम्हारे खून से लेकर जाती हैं सीरम एल्ब्यूमिन को। किसको? सीरम एल्ब्यूमिन। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जब भी मादा मच्छर हमें काटती हैं तो रक्त से किस पदार्थ को लेकर जाती हैं? तो सीरम एल्ब्यूमिन को लेकर जाती हैं, सीरम एल्ब्यूमिन को लेकर जाती हैं। तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए भैया तुमसे, उन्हें तुम्हारे रक्त में से ये एल्ब्यूमिन चाहिए, ये एल्ब्यूमिन चाहिए। वो कहती है बस भाई साहब ये एल्ब्यूमिन दे दो, भाई साहब बस, और कुछ नहीं लूंगी तुम्हारे ब्लड से, तुम्हारी आरबीसी भी छोड़ दूंगी, तुम्हारी प्लेटलेट भी छोड़ दूंगी, तुम्हारी डब्ल्यूबीसी भी छोड़ दूंगी, भाई साहब बस अपने खून में से मुझे सीरम एल्ब्यूमिन दे दो, यानी ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन दे दो। मेरे बच्चे भूखे हैं भाई साहब, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे अपने बच्चों को क्या देना है? पोषण देना है। तो मतलब ये जब मादा मच्छर तुम्हें काटती है तो आपके रक्त से सीरम एल्ब्यूमिन को लेकर जाती है। क्यों लेकर जाती है? क्योंकि इसी से उसके अंडों को न्यूट्रिशन मिलता है। उसके पेट में जो अंडे हैं, अंडों को पोषण प्रदान करती है बेटा इसी से। तो इसी से अंडों को पोषण प्रदान करती है ये जो होती है ना, सीरम एल्ब्यूमिन से ही मादा मच्छर के अंडों को पोषण प्रदान होता है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एग, प्रोवाइड न्यूट्रिशन एग। तो एग को क्या दे रही होती है? न्यूट्रिशन दे रही होती है सीरम एल्ब्यूमिन से। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो बताओ भाई, यहां से दिक्कत किसी भी बच्चे को कोई? ये चीजें आपको पूछी जाती हैं, ठीक है, ये चीजें आपको पूछी जाती हैं। अच्छा मैम, नर मच्छर क्यों नहीं काटते? नर मच्छर इसलिए नहीं काटते क्योंकि उनके पेट में क्या अंडे होते हैं? अंडों का पालन पोषण तो भैया महिलाओं की जिम्मेदारी है, महिलाएं ही बच्चों को पालती हैं, उनको जन्म देती हैं। तो नर के पेट में अंडे नहीं है, इसीलिए नर को सीरम एल्ब्यूमिन की कोनो आवश्यकता नहीं। फिर वो अपना पेट कैसे भरता है? वो तो मस्त कूड़े के ढेर पर जाकर दावत उड़ाता है ना, वो तो मस्त फलों का जूस पीता है ना। तो मच्छर जो है, नर मच्छर, वो तुम्हारा खून नहीं पीते, वो तो मस्त कूड़े के ढेर पर जाकर कूड़े को खाते हैं। खा लो खा लो, आज तो भैया सब्जी के छिलके आए हैं, खा लो खा लो, आज तो गोबर आया है, तो मतलब उनका कूड़े के ढेर पर तो सभी मिलता है, छिलके, गोबर, फल, फ्रूट, सूखे फूल सब मिलता है, और फूलों का रस भी पीते हैं वो। अब दूसरा रीजन ये है कि नर मच्छर क्यों नहीं काटते? इसलिए नहीं काटते क्योंकि नर मच्छरों के पास स्टिंग नहीं होता बेटा, यानी वो डंक नुमा संरचना नहीं होती जो मादा के पास है। मान लीजिए ये एक नुकीली संरचना है, ये मादा मच्छर है, बिन बिन करके तुम्हारा खून पी कर गई। नर मच्छर के पास मुंह होता है मक्खी जैसा, मक्खी जैसे मुंह से वो तुम्हारा खून पी नहीं सकता, तो इसीलिए उसकी भी मजबूरी है कि वो खून पी नहीं सकता, ठीक है। चलो तो अब आ जाओ आगे। तो सीरम एल्ब्यूमिन के बारे में इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, लास्ट में मैं इनका परसेंटेज भी बताऊंगी। बेटा ग्लोबुलिन के बारे में बात करते हैं। ग्लोब्यूलिन, अगली प्रोटीन जो आपके किस में मिलती है? प्लाज्मा में मिलती है ग्लोब्यूलिन। बेटा ये जो ग्लोब्यूलिन होती है, इससे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ग्लोब्यूलिन जो होती है ये प्रतिरक्षी के समान कार्य करती है। तो ये तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि प्लाज्मा की कौन सी प्रोटीन प्रतिरक्षी की तरह काम करती है। स्टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। तो याद रखना, यह किसकी तरह काम करती है? यह प्रतिरक्षी के समान कार्य करती है, प्रतिरक्षी के समान कार्य करती है, ठीक है। तो क्या करती है प्यारे बच्चा? प्रतिरक्षी के समान कार्य करती है। प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन प्रतिरक्षी के समान कार्य करती है? ग्लोब्यूलिन। इट वर्क एज एंटीबॉडी। तो ये किसकी तरह काम करती है मेरे दोस्तों? एंटीबॉडी की तरह। अब मुद्दा ये उठता है कि मैम व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबॉडी क्या होते हैं, प्रतिरक्षी क्या होते हैं? तो देखो रक्षी से समझ लेना, रक्षा करने वाले, रक्षा करने वाले एलिमेंट। जब आपके शरीर में बैक्टीरिया आ जाता है आपको बीमार बनाता है, आपके शरीर में वायरस आ जाता है आपको बीमार बनाता है, तो बैक्टीरिया और वायरस से रक्षा करने वाले पदार्थ होते हैं प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी। तो आपके ब्लड के अंदर जो ये आपकी एंटीबॉडी होती है ना, ये क्या काम करती है? ये ग्लोबुलिन्स क्या काम करती हैं? आपको रोगों से बचाती हैं, आपकी रक्षा करती हैं, तो ये एंटीबॉडी की तरह काम करती हैं। तो बेटा रक्त का एक काम ये भी है, अभी मैं रक्त के काम भी कराऊंगी आपको।
ब्लड का एक काम ये भी है कि जो ब्लड होता है ये आपको क्या करता है, ये आपको सुरक्षा देता है, रोगों से बचाता है। जिसके शरीर में खून की कमी होती है वो हमेशा बीमार रहता है, उसे दूसरी बीमारियां बहुत जल्दी लग जाती हैं। लेकिन जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन अच्छी मात्रा में, ब्लड अच्छी मात्रा में है, उसको बीमारियां बहुत कम लगती हैं। फिर तो रक्त के अंदर ये जो आपकी प्रोटीन है ये आपको क्या करती है, रोगों से बचाती है। मैम आते हैं चौथे फैक्ट की तरफ, फाइब्रिनोजन की तरफ। मैम फाइब्रिनोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइब्रिनोजन जो होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन जो आपको पेपर में आती है, प्लाज्मा की एक प्रोटीन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जामिनेशन में यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जब हम लोग फाइब्रिनोजन की बात करते हैं तो इसको कहा जाता है ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन। इसको क्या कहते हैं बेटा, इट इज नोन एज ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन। इसको कहते हैं ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कौन सी प्रोटीन प्लाज्मा की ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन के नाम से जानी जाती है। तो इसको कहते हैं रक्त स्कंदन प्रोटीन। तो इसको रक्त स्कंदन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। मैम रक्त स्कंदन का मतलब, या आपने तो अभी अभी हमें बताया था कि एक और थी क्लोटिंग प्रोटीन, आपने तो हमें अभी अभी एक और बताया था, हेपरीन। तो देखो जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए एक बार फिर से मैं उसको बता रही हूँ। जब हम लोग बात करते हैं किसकी, हेपेरिन की, तो हेपेरिन को हम लोग कहते हैं एंटी ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन। एंटी का मतलब होता है नहीं नहीं नहीं, एंटी का मतलब कि जो ब्लड क्लोटिंग को नहीं होने देती है। तो ये ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन, एंटी का मतलब ये ब्लड क्लोटिंग को नहीं होने देगी, और ये है प्यारे बच्चे ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन, मतलब ये ब्लड क्लोटिंग होने देगी। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन। तो एंटी जहां लग जाता है तो मतलब रोकना, एंटी का मतलब हो जाता है रोक देना। तो एंटी ब्लड क्लोटिंग है, ब्लड क्लोटिंग को रोक देती है ये हेपेरिन। जबकि ये ब्लड क्लोटिंग है, मतलब ये ब्लड क्लोटिंग को करती है। तो ये रक्त का स्कंदन करती है। रक्त स्कंदन कब होना चाहिए दोस्तों बताओ, रक्त स्कंदन। अब हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड क्लोटिंग की। बेटा ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, कब होना चाहिए, जल्दी बताओ आप लोग। क्या ब्लड क्लोटिंग होना अच्छी बात है, बुरी बात है? और अच्छी बात कब है, बुरी बात कब है, जल्दी बताओ। ब्लड की क्लोटिंग होना क्या है, ब्लड की क्लोटिंग एक ऐसी घटना है जब आपको चोट लगे तो खून आपके शरीर से निकल जाना बंद हो जाना चाहिए। मतलब जैसे मैं सब्जी काट रही थी, चाकू लग गया उंगली में मुझे, अब चाकू लग गया तो खून निकल रहा है। अब मैं कह रही हूँ अपने हस्बैंड जी से कि देखना चाकू लग गया है मुझे, खून निकल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जाएगा निकलना। तो मैं कह रही हूँ क्यों हो जाएगा जी अपने आप निकलना बंद? तो वो मुझे समझाते हैं कि बायोलॉजी की टीचर तो तुम हो, चलो मैं समझा देता हूँ फिर भी तुम्हें, कि हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, जो जब भी हमें चोट लगती है उस दौरान वो एक्टिव हो जाती है और खून को इकट्ठा कर कर, यानी सारी रुधिर कोशिकाओं को एक जगह एक गुच्छा बनाकर घाव को ढक लेती है और घाव से खून निकलना बंद हो जाता है। तो ये होता है ब्लड क्लोट। तो जब तुम्हें चोट लगे तो खून का थक्का बनना जरूरी है। अगर खून का थक्का नहीं बना तो घाव से खून निकलता रहेगा और सारी बॉडी के अंदर जितना भी 5 से 6 लीटर ब्लड है वो नीचे मिलेगा, बाहर मिलेगा, और हम स्वर्ग में मिलेंगे फिर। ठीक है, हमारी जो मुलाकात है वो स्वर्ग में होगी। तो दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर जब भी हमें चोट लगती है तो रक्त का थक्का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए रक्त का थक्का करने वाली विटामिन फाइब्रिनोजन होती है। अच्छा मैम, रक्त का थक्का जमाने के लिए हम लोगों को कौन सी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ये क्वेश्चन हमें पूछे तो हम बताएंगे यही। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया की। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जब ब्लड क्लोटिंग होती है तो ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखो ये होता है आपकी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग चार्ट। समझ नहीं आ रहा, घबराओ मत, मैं बता देती हूँ। ठीक है, मैं बता देती हूँ प्यारे बच्चा। अब देखो इधर, जब कभी भी हमें चोट लगती है, मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर कोई घाव हुआ, तो होता क्या है, सबसे पहले हमारी प्लेटलेट जागती हैं। जब हमें कोई कट लगा तो सबसे पहले जागती है प्लेटलेट, कुछ हुआ है। प्लेटलेट कहती है कुछ हुआ है, कहीं चोट लगी है, कहीं चोट लगी है, ऐसे शोर मचा देती है पूरे ब्लड में। तो पूरे ब्लड में अफरा तफरी मच जाती है, कहाँ लगी है चोट, कहाँ लगी है चोट। तो फिर उसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाती हैं
और प्लेटलेट्स एक्टिव होकर एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का पदार्थ निकालती हैं। तो सबसे पहले हमें चोट लगी भाई, घाव हुआ, सबसे पहले हमें चोट लग गई, खून निकला, ठीक है। जैसे ही खून निकलेगा तो क्या होगा बच्चा, प्लेटलेट एक्टिव हो जाएंगी। आपके शरीर में जब भी आपको चोट लगती है तो सबसे पहले एक्टिव होने वाला ब्लड का कौन सा कॉम्पोनेंट है, आप बताते हो कि मैम प्लेटलेट सबसे पहले एक्टिव होती हैं। तो जैसे ही आपको कहीं भी चोट लगी आपकी प्लेटलेट्स को पता चल जाता है। तो प्लेटलेट्स अभी हम पढ़ेंगे रक्त में पाई जाती हैं बेटा। तो आपकी प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु क्या होती हैं, ये एक्टिव हो जाती हैं बच्चा, क्लियर। अब जब मैम बिंबाणु एक्टिव हो गई तो वो क्या करती हैं, एक पदार्थ निकालती है। प्लेटलेट से निकलता है एक पदार्थ, कौन सा पदार्थ निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि जब चोट लगती है तो हमारी प्लेटलेट एक्टिव हो जाती हैं और एक पदार्थ का स्त्रवण करती हैं जिसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन बेटा एक कहानी की तरह समझो चीजों को, ठीक है, एक कहानी, एक स्टोरी की तरह समझो तो बेटर तरीके से कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाओगे, बेटर तरीके से चीजों को समझ पाओगे। सबसे पहले चोट लगी, सबसे पहले किसको पता चला, जैसे तुम्हारे गली मोहल्ले में कहीं भी जब कोई घटना होती है, कुछ आंटियां होती हैं गली मोहल्ले में, सबसे पहले उन तक खबर पहुंच जाती है कि भैया फलाने के तो ये हो गया, हे भैया फलाने के लड़के का सिलेक्शन हो गया, तुझे पता है उसका तो सिलेक्शन हो गया रेलवे में। तो मतलब पूरे मोहल्ले में वो खबर फिर बम की तरह फैल जाती है, जैसे बम की खबर फैलती है ना, बम की तरह पूरे मोहल्ले में खबर फैल जाती है। तो वैसे ही जब हमें कभी चोट लगती है तो चोट लगने का पता सबसे पहले प्लेटलेट को चल जाता है। अब प्लेटलेट एक्टिव होकर निकालती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। मैम अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होगा आपकी बॉडी के अंदर यानी आपके रक्त के प्लाज्मा में जो एक प्रोटीन थी, कौन सी, जिसको अभी हम पढ़ेंगे प्रोथ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन नाम की एक प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन नाम की एक प्रोटीन होगी बेटा, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन नाम की एक प्रोटीन होगी। इस प्रोटीन को किसमें चेंज कर देगा ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, बेटा थ्रोम्बिन में चेंज कर देगा, किसमें, थ्रोम्बिन में चेंज कर देगा। तो देखो बड़े अच्छे से समझना, क्वेश्चन आता है कि जब चोट लगती है तो प्रोथ्रोम्बिन नाम की जो प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन नाम की जो प्रोटीन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है ये थ्रोम्बिन में चेंज हो जाती है, किसमें, थ्रोम्बिन में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इसको प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ये काम करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब मैम ये प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गई, तो भैया ये कहीं से नहीं आई, ये बैठी है ना तुम्हारे प्लाज्मा में, देखो मैंने अभी तो बताया तुम्हें, ये बैठी है तुम्हारे प्लाज्मा में, ये कहीं से नहीं आई, ये पहले से ही बैठी है बहन जी आपके प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा में कहाँ से आई है, लीवर से। ये सब की सब जितनी भी मैंने प्लाज्मा प्रोटीन लिखवाई हैं ये सब आपका लीवर निकालता है। देख लो ये बैठी प्रोथ्रोम्बिन 5वें नंबर पर। तो ये जितनी भी आप लोगों की ये प्रोटीन है ना, इनको कौन बनाता है, इनको सबको आपका यकृत बनाता है। इन सब प्रोटीन को बनाने का काम तुम्हारा लीवर करता है। हेपेरिन कौन बनाता है, लीवर। एल्ब्यूमिन कौन बनाता है, लीवर। ग्लोबुलिन कौन बनाता है, लीवर। मैडम जी यहाँ पर फाइब्रिनोजन लीवर और प्रोथ्रोम्बिन लीवर। तो लीवर इतना जरूरी है, देखो जितनी भी रक्त के अंदर आपकी प्रोटीन प्लाज्मा में जाकर घुली है ना, इन सबको कौन बनाता है, इन सबको बना देता है कौन, आपका लीवर, ठीक है। तो ये सब लीवर ने बनाई है और बना बनाकर कहाँ डाली है, आपके खून के प्लाज्मा में मिला दी है। जाइए बहन जी प्लाज्मा में मिलिए, जाइए प्लाज्मा में मिलिए। तो लीवर सबको बना रहा है और प्लाज्मा में मिला रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि फाइब्रिनोजन जो होती है इसको ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। अब ब्लड क्लोटिंग क्या है वही मैं आपको समझा रही हूँ। तो बेटा समझना आप लोग, भाई जब हमें चोट लगती है तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या होता है, जब भी घाव होगा प्लेटलेट्स के पास जानकारी पहुंचती है। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन को बनाती हैं, जल्दी जल्दी प्लेटलेट्स ही बनाती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन को। मैम थ्रोम्बोप्लास्टिन क्यों बनाया, क्योंकि ये जो प्रोथ्रोम्बिन नाम की प्रोटीन थी इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना है। मैडम जी क्यों करना है, क्योंकि यही थ्रोम्बिन महाराज जी आगे ये जो फाइब्रिनोजन है इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करेंगे और फाइब्रिन जब बनेगा तभी घाव से खून निकलना बंद होगा। तो अब देखो अब क्या हुआ, तो इसको मैं एक चार्ट के द्वारा भी आपको बताऊंगी, पहले समझो। तो देखो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर दिया थ्रोम्बोप्लास्टिन ने, किसमें, थ्रोम्बिन ने। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा बेटा, ये थ्रोम्बिन जाएगा फाइब्रिनोजन के पास, वही फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का जमाने वाली, ये जाएगा फाइब्रिनोजन के पास और कहेगा मैडम जी उठ जाओ चोट लगी है,
मैडम जी उठो, चोट लगी है। तो ये फाइब्रिनोजन कहेगा फाइब्रिनोजन से, मैडम जी चोट लगी है, अब कुछ करो। अच्छा, फाइब्रिनोजन कहती है भाई रुक जा, अभी मैं बनाती हूँ फाइब्रिन को। ठीक है, फाइब्रिनोजन जो होती है ये किसको बनाएगी अब? तो ये फाइब्रिनोजन बनाती है फाइब्रिन नाम का एक पदार्थ। क्या बनाती है बेटा? फाइब्रिन नाम का एक पदार्थ। मैम ये फाइब्रिन क्या काम करेगा? ये फाइब्रिन धागे की जैसी संरचना है, ये फाइब्रिन ही है धागे की जैसी संरचना। अब ये धागे की जैसी संरचना घाव पर ढक जाती है और घाव से खून निकलना बंद हो जाता है। तो ये होता है ब्लड क्लोटिंग। अब देखो यहाँ हुआ क्या, सबसे पहले जब चोट लगी तो प्लेटलेट जागी, तो इसीलिए प्लेटलेट का भी मेन रोल होता है क्या करने में बेटा? घाव को रोकने, मतलब रक्त को बहने से रोकने में। प्लेटलेट से निकलता है एक पदार्थ थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये क्या करता है? ये इस प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजन को जगाता है, फाइब्रिनोजन को जगाता है। फाइब्रिनोजन क्या करेगी? जगकर फाइब्रिन बनाएगी। ओहो, और ये फाइब्रिन जगकर क्या करेगा? घाव को ढक लेगा, और जब घाव ढक जाएगा तो भैया रक्त निकलना बंद हो जाएगा। ये होता है रक्त का थक्का जमना। तो इसको ना मैं देखो इस तरीके से बताती हूँ। देखो यहाँ पर ये पूरी कोशिकाओं का एक गुच्छा दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है? तो सारी की सारी देखो यहाँ पर ये नन्हे नन्हे आपको धागे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बीच बीच में दिख रहे हैं ना, ये धागे जैसे स्ट्रक्चर है फाइब्रिन, ये फाइब्रिन है बेटा। तो ये फाइब्रिन क्या काम करते हैं? सारे घाव को ढक लेते हैं, जहां से रक्त निकल रहा है उस जगह को ढक देते हैं, और घाव से खून निकलना फिर बंद हो जाता है, घाव से खून निकलना फिर बंद हो जाता है। अब मुझे बताओ आप लोग कि आपको यहां तक कोई दिक्कत हुई किसी भी बच्चे को? जल्दी बताओ। अरे भैया 5:14 हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। कोई भी दिक्कत हुई किसी भी बच्चे को? यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर मैं इसको एक चार्ट के द्वारा बता दूं यहाँ पर, वैसे हम लोग कल की क्लास में और भी चीजें पढ़ेंगे अभी, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे एक रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया हुई, तो सबसे पहले प्लेटलेट्स आपकी जागती हैं। सबसे पहले प्लेटलेट्स को पता चलता है कि चोट लगी है। फिर प्लेटलेट्स क्या करती हैं बेटा? ये प्लेटलेट्स एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का पदार्थ निकालती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालती हैं बेटा। क्लियर? थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? ये जाता है प्रोथ्रोम्बिन के पास, प्रोथ्रोम्बिन के पास जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में, है ना, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैम ये जो थ्रोम्बिन होगा ये किसके पास जाएगा? फाइब्रिनोजन के पास, फाइब्रिनोजन के पास जाएगा, और मैम फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाएगी फाइब्रिन में, और फाइब्रिन ही जब कन्वर्ट होती है तो घाव ढक जाता है। घाव को क्या कर देती है? ये प्रोटेक्ट कर देती है, यानी घाव को ढक लेती है, जिससे खून निकलना बंद। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारे फैक्टर जो हैं, ये सारे के सारे फैक्टर आपके ब्लड क्लोटिंग से रिलेट होते हैं, रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरे दोस्तों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। उम्मीद करती हूँ मेरे दोस्तों, ठीक है, कि यहाँ पर हम लोग सब आपको एक कहानी के जरिए जो है चीज़ें उनको समझाना चाह रहे हैं। प्यारे बच्चा, कल से क्लासेस एप्लीकेशन पर जाएंगी, और एप्लीकेशन पर जिन बच्चों ने बैच खरीदा है उनको ही हम लोग कल मिल पाएंगे। और मैं आपको एक बार और याद दिला देना चाहती हूँ कि आज अंतिम मौका है इस बैच को कम प्राइजेस के साथ खरीदने का। तो आज रात 12 बजे तक रेल 20 कूपन कोड अप्लाई होगा। उसके बाद आपकी जो यहाँ पर दोस्तों ये क्लासेस हैं, या जब आप इस बैच को खरीदेंगे तो फिर आपको ये बैच फुल प्राइजेस में ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई चीज़ें? तो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि रट्टा ना लगाकर बायोलॉजी को एक कहानी के तौर पर समझाया जाए। आप, उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कल एप्लीकेशन में इससे आगे की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि कोई बच्चा केवल अगर साइंस के लिए बैच परचेज करना चाहता है तो ये साइंस स्पेशल बैच भी अवेलेबल है। ऑल एग्जाम्स के लिए ये बैच होगा आपका, इसकी फीस 299 है। तो अगर आप इसको केवल साइंस स्पेशल खरीदना चाहते हो तो वो भी खरीद सकते हो। ठीक है, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन छोड़कर जा रही हूँ। कल मैंने आपको पूछा था कि भाई W, ये जो आरबीसी होती है हमारे ब्लड बॉडी के अंदर, आरबीसी का साइंटिफिक नेम, बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिया था एरिथ्रोसाइट। बिल्कुल सही बात बेटा, तो एरिथ्रोसाइट होता है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम। आज के लिए जो मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देकर जा रही हूँ वो ये कि हमारे रक्त
हमारी बॉडी के अंदर रक्त हमारे कुल वजन का कितने प्रतिशत बनाता है? जल्दी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है बेटा, कुल वजन का कितने प्रतिशत रक्त होता है हमारे बॉडी के अंदर, कितने प्रतिशत रक्त का वजन होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर हमारे कुल वजन का कितने प्रतिशत रक्त का वजन होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वेट ऑफ ब्लड आपको बताना है, वेट ऑफ ब्लड है ना, वेट ऑफ ब्लड अकॉर्डिंग टोटल बॉडी वेट। तो हमारे टोटल बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली अगर देखें, ठीक है, तो कितना वजन हमारी बॉडी में रक्त का होता है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ये आज का होमवर्क है और आज के बाद हम लोग एप्लीकेशन में मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा बेटा। क्लियर? हाँ जी, कल से क्लासेस एप्लीकेशन पर ही कंटिन्यू रहेंगी। क्लियर? चलो तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।